मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। देश में बड़ी संख्या में एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रहे हैं। इनकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इनमें किसानों को ही भागीदार बनाया गया था ताकि वे भी एकजुट होकर काम कर सकें और व्यापारियों के शोषण से खुद को बचा सकें। उस समय की सरकार द्वारा इनकी स्थापना किए जाने के पीछे तर्क दिया गया था कि छोटे किसानों को बाजार में अपनी फसल बेचने, आमदनी बढ़ाने तथा उनकी विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में ये संगठन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब अपनी 25 सालों की यात्रा में इनकी उपलब्धियों पर एक नजर डाली जानी जरूरी है कि ये अपने लक्ष्य को किस हद तक हासिल कर पाए। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि विषय के महत्व को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का विषय तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि देशव्यापी तौर पर काम कर रहे ये एफपीओ किसानों के लिए कितने मददगार सिद्ध हुए हैं। अभी क्या कुछ नया किया जा सकता है ताकि इनकी भूमिका को और प्रभावी बनाया जा सके। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि एफपीओ हमारे देश में भले ही उस समय नया कंसेप्ट था, जबकि यह मेक्सिको, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में काफी समय से अस्तित्व में आ चुके थे। उन देशों में इन संगठनों ने किसानों की पहुंच एक्सपोर्ट बाजार तक बनाने के साथ आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे देश में भी बड़ी संख्या में छोटे किसान हैं, इसीलिए भारत में भी एफपीओ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गत 2.5 दशकों की अपनी यात्रा में एफपीओ को किन चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा कि वे अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित आईसीआर की प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी और रिसर्च असिस्टेंट केतकी गायकवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संस्था द्वारा 6 राज्यों के कुछ एफपीओ और इनके सदस्य किसानों पर एक सर्वे किया गया। इससे पता चलता है कि इन एफपीओ को भी ठीक उसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि छोटे किसानों के सामने होती हैं। इनमें विशेष तौर पर विदेशी खरीदारों तक पहुंच बनाने संबंधित चुनौतियों की बात है। लगभग 80% एफपीओ सही खरीदारों, निर्माताओं और एक्सपोर्टर तक पहुंच बनाने में सफल नहीं हो सके। दूसरी ओर विदेशी कंपनियों और इंपोर्टर की शिकायत यह रही कि कौन सा एफपीओ किस तरह के प्रोडक्ट्स का कारोबार करता है, उनकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उनको मजबूरी में ट्रेडर्स और मंडियों से ही कारोबार करना पड़ता था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर 8000 से ज्यादा एफपीओ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कौन सा एफपीओ किस प्रोडक्ट के कारोबार से जुड़ा है, इस बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। ऐसे में इच्छुक खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार एफपीओ से संपर्क नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त देश में कई सरकारी संस्थाओं द्वारा अलग अलग नियम और निर्देश जारी किए जाते हैं। इससे आमतौर पर एफपीओ इसी उलझन में रह जाते हैं कि किन नियमों का पालन किया जाए और किन का नहीं। उदाहरण के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, स्पाइसेस बोर्ड आदि का उल्लेख इस क्रम में किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं, ये सभी फूड प्रोडक्ट्स के ट्रेड से जुड़ी सरकारी संस्थाएं हैं और सभी के अपने अलग अलग नियम और कायदे हैं। इतना ही नहीं, इंपोर्टर देशों के लिए भी अपने अपने नियम और कानून है जिनका पालन वे नहीं होने पर भारतीय प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते। कई एफपीओ का यह भी मानना है कि देश की अधिकांश ऐसी एजेंसियों को विदेशी खरीदारों के नियमों के बारे में लेटेस्ट जानकारियां नहीं होती हैं और वे अपने पुराने नियमों से ही बंधे रह के काम करते हैं। इसका नुकसान भी इन एफपीओ के सदस्य किसानों को आमतौर पर उठाना पड़ता है। यह भी पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल संस्थाओं, कंपनियों और
एफपीओ के आपसी कोऑर्डिनेशन से ही अक्सर सफलताएं देखने को मिली है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है। इस स्थिति में सुधार के लिए इस रिपोर्ट में कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक एफपीओ का विस्तृत विवरण और किस तरह के प्रोडक्ट से संबंधित काम काज वे करती है, इस बारे में जानकारी का वेबसाइट पर होना सबसे जरूरी कदम कहा जा सकता है। इससे बाहरी कंपनियां सीधे से संपर्क कर सकती हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स के विभिन्न चैनल में एफपीओ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान करने की बात भी कही गई है। इस क्रम में सरकारी पोर्टल ई नाम पर काम करने की ट्रेनिंग भी किसानों को देने को जरूरी बताया गया है। इसी तरह से विभिन्न देशों के नियमों और स्टैंडर्ड्स की जानकारियां भी आसानी से एफपीओ तक पहुंचाए जाने की बात की गई है। यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा इस ओर पहल करते हुए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें देशव्यापी स्तर पर 10,000 नए एफपीओ बनाने और उनको बढ़ावा दिए जाने के लिए 6865 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।